बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने फ्लक्स के कैलकुलेशन को पढ़ा था, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स से आगे आज हम गॉस लॉ स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको याद हो एक क्वेश्चन दिया था। लास्ट क्वेश्चन 3 क्वेश्चन मैंने आपको करने के लिए दिए थे। उसमें जो लास्ट क्वेश्चन था, वो लास्ट क्वेश्चन को अगर हम डिस्कस करें तो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि अ पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर, ठीक है। पॉइंट चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर। ये स्फीयर के सेंटर पे पॉइंट चार्ज था Q प्लस Q, आर रेडियस के स्फीयर के सेंटर पे रखा हुआ था। मैंने क्या करना था? इस स्फीयर से पास होने वाला फ्लक्स कैलकुलेट करना था। तो फ्लक्स को कैलकुलेट करने के लिए इस सेंटर से स्फीयर के हर एक पॉइंट की डिस्टेंस अगर मैं देखूं तो सेम है। कितनी है? कैपिटल आर। तो सरफेस के, ये स्फेरिकल सरफेस है, ये स्फीयर है, ठीक है। तो स्फीयर के एट एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है बच्चों? E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर। तो फील्ड का मैग्नीट्यूड थ्रू आउट द सरफेस ऑफ द स्फीयर कांस्टेंट है, ठीक है। डायरेक्शन अलग अलग है, मैग्नीट्यूड सेम है क्योंकि आर सेम है, ठीक है, सेंटर से। अगर मैं यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट ले लूँ, छोटा सा एरिया ले लूँ, एरिया वेक्टर, तो इस पॉइंट का एरिया वेक्टर कहाँ पॉइंट कर रहा होगा? यहाँ पॉइंट कर रहा होगा, इस डायरेक्शन में। ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है और यही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है अगर आप देखें तो, ठीक है। यही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है जिसका मैग्नीट्यूड इतना है। क्लियर? प्लस Q चार्ज से फील्ड कहाँ होती है? अवे फ्रॉम द चार्ज। अगर मैं इस पॉइंट पे देखूं एरिया वेक्टर और फील्ड की डायरेक्शन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये है और एरिया वेक्टर ये है। किसी भी पॉइंट पे के एरिया वेक्टर कहाँ एक्ट करता है? सरफेस पे नॉर्मली एक्ट करता है आउटवर्ड। तो अगर स्फीयर की सरफेस पे हम किसी भी पॉइंट पर नॉर्मल खींचेंगे तो नॉर्मल कहाँ से पास करेगा? स्फीयर के सेंटर से पास करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना है मेरे बच्चों? 0 डिग्री। और यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? 0 डिग्री। कोई और पॉइंट ले लें, अगर ये पॉइंट ले लें तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? 0 डिग्री। ये पॉइंट अगर मैं ले लूँ तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? 0 डिग्री है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड थ्रू आउट द स्फीयर सेम है, ठीक है। और एट एवरी पॉइंट ऑन द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर से कितना एंगल बना रहा है? 0 डिग्री एंगल बना रहा है। अगर मैं जो फ्लक्स का कैलकुलेशन करना हो पासिंग थ्रू दिस स्फीयर, तो क्या आएगा फ्लक्स का कैलकुलेशन? क्लोज इंटीग्रल E डॉट ds, ये लगाऊंगा। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा है ये फॉर्मूला फ्लक्स के कैलकुलेशन के लिए। तो E और ds के बीच का एंगल एट एवरी पॉइंट एरिया वेक्टर फील्ड के बीच का एंगल कितना है? 0 डिग्री है, ठीक है। इस एन कैप के डायरेक्शन में एरिया वेक्टर है। क्लियर? तो इसको मैं क्या लिख दूंगा? इंटीग्रल E ds cos 0। तो cos 0 इज 1 E ds, और ये E इज मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड थ्रू आउट द स्फीयर एंड थ्रू आउट द स्फीयर दिस मैग्नीट्यूड इज दिस कांस्टेंट। तो इसको मैं बाहर निकाल दूं, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होता नहीं, ये बाहर चला आएगा। तो जो बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन हो जाएगा ds। कहाँ से कहाँ तक होंगे ऐसे ds? 0 से 4πr² तक, ठीक है। 0 से 4πr² तक। तो अब मैं यहाँ से अगर मैं E की वैल्यू यहाँ डाल दूँ, यहाँ पे E की वैल्यू यहाँ डाल दूँ, यहाँ ये E की वैल्यू यहाँ पुट कर दूँ, ये, ठीक है। तो कितनी है E की वैल्यू? Q अपॉन 4πε0 r²। और इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा? ये जो टर्म है इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा? 4πr² इंटू 4πr²। तो फाई जो है वो क्या आया निकल के हमारा? 4πr² कैंसिल हो गया, ये 4π और r², तो क्या निकल के आया हमारा? Q अपॉन ε0, ठीक है। तो फ्लक्स क्रॉसिंग थ्रू दिस स्फीयर जो है वो कितना है? Q अपॉन ε0 है, वेयर Q इज द चार्ज इनसाइड द स्फीयर, ठीक है। अगर मैं इस फ्लक्स को देखूं तो ये फ्लक्स किस बात पर डिपेंड कर रहा है? इस स्फीयर से पास होने वाला फ्लक्स जो है किस बात के ऊपर डिपेंड कर रहा है? डिपेंड कर रहा है ओनली ऑन ε0। तो कांस्टेंट वैल्यू हो गई। ε0 का इस स्फीयर से कुछ भी लेना देना नहीं है। यहाँ स्फीयर का रेडियस अपीयर नहीं हो रहा है, स्फीयर का कोई भी पैरामीटर इस एक्सप्रेशन में नहीं आ रहा है, ठीक है। इस ε0 का इस स्फीयर से कुछ भी लेना देना नहीं है,
ठीक है। तो फ्लक्स क्रॉसिंग थ्रू द स्फीयर डिपेंड किस बात के ऊपर कर रहा है? डिपेंड कर रहा है ओनली ऑन चार्ज इनसाइड द स्फीयर, चार्ज इनक्लोज्ड बाय द स्फीयर, सिर्फ इस बात के ऊपर डिपेंड कर रहा है। डज नॉट डिपेंड अपॉन द रेडियस ऑफ द स्फीयर, साइज ऑफ द स्फीयर, शेप ऑफ द बॉडी, किसी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। ये एक्चुअली हमारा क्या है? गॉस थ्योरम है, ठीक है। ये हमारा गॉसेस थ्योरम है। हम यहाँ पे गॉसेस थ्योरम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये गॉस थ्योरम का प्रूफ दिया था। आपसे गॉस थ्योरम पूछता है और उसका प्रूफ पूछता है, तो ये आपको करके दिखाना है, ये गॉस थ्योरम का प्रूफ भी है, ठीक है। तो गॉस थ्योरम को अगर हम पढ़ें तो गॉस थ्योरम क्या कहती है? गॉस थ्योरम को अगर हम देखें, हम आज का लेक्चर हमारा गॉस थ्योरम पे है। तो गॉसेस थ्योरम अगर हम देखें तो क्या कहती है बच्चों गॉस थ्योरम? गॉस थ्योरम कहती है द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रॉसिंग थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस, किसी भी क्लोज सरफेस से पास होने वाला नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो किसके इक्वल होता है? इज इक्वल टू, यहां से देखें किसके इक्वल है फ्लक्स? 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स कॉमा द नेट चार्ज enclosed by the surface। किसी भी सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स जो है वो किस बात के ऊपर डिपेंड करता है? किसी भी क्लोज सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स किस बात के ऊपर डिपेंड कर रहा है? डिपेंड करता है ओनली ऑन चार्ज इनक्लोज इनसाइड द सरफेस। बस इस बात के ऊपर डिपेंड करता है, बॉडी के शेप पे, बॉडी के साइज पे, इस पे डिपेंड नहीं करता है। सिर्फ और सिर्फ इस बात पे डिपेंड करता है कि बॉडी के अंदर चार्ज इनक्लोज कितना है। फ्लक्स क्रॉसिंग थ्रू द सरफेस सिर्फ इस बात के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ये गॉस थ्योरम कहती है, ठीक है। अगर हम चार्ज इनक्लोज QENC चार्ज इनक्लोज ले लें तो फ्लक्स क्रॉसिंग थ्रू द क्लोज सरफेस इज इक्वल टू QENC में कहूंगा चार्ज इनक्लोज इनसाइड द सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज गॉस थ्योरम। तो हमने क्या देखना है? हमने ओनली देखना है चार्ज इनक्लोज्ड, ठीक है। प्रूफ पूछे तो आपके सामने ये प्रूफ है। अगर आपके पास गॉस लॉ आता है प्रूफ करने के साथ, तो पहले आप ये स्टेटमेंट देंगे और फिर ये प्रूफ दिखा देंगे। ये प्रूफ हो गया यहां पर, ठीक है। किस बात पर डिपेंड कर रहा है फ्लक्स हमारा डिपेंड कर रहा है ओनली ऑन चार्ज इनक्लोज इनसाइड द सरफेस। याद रखें, अगर ये कमरा है, इस कमरे में अगर टोटल चार्ज इनक्लोज Q है तो इस कमरे से टोटल कितनी सरफेस है? 6। तो 6 की 6 सरफेसेस से, यानी पूरे कमरे से जो फ्लक्स क्रॉस कर रहा है, कितना फ्लक्स क्रॉस कर रहा है? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसी चार्ज Q को अगर मैं अपनी मुट्ठी में बंद कर लूं तो ये मेरी मुट्ठी से पूरी सरफेस से कितना फ्लक्स पास कर रहा है? अगेन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसी चार्ज को Q को अगर मैं इस पेन के अंदर डाल दूं तो इसकी पूरी सरफेस से, कौन सी है सरफेस? है कर्व सरफेस, और ये दोनों सर्कुलर फेसेस, ठीक है। इससे कितना फ्लक्स पास कर रहा है बच्चों? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स जो है वो डिपेंड करता है किस बात के ऊपर? ओनली ऑन चार्ज इनक्लोज इनसाइड द सरफेस, ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है, मान लो अगर हमारे पास ये कोई सरफेस है, इसमें एक चार्ज है, ये क्लोज सरफेस है, एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2, एक चार्ज है Q3। तो मैंने इससे टोटल फ्लक्स निकालना है, टोटल फ्लक्स क्रॉसिंग थ्रू दिस सरफेस। तो सबसे पहले मैं चार्ज इनक्लोज निकालूंगा इनसाइड द सरफेस। तो कितना है चार्ज इनक्लोज? Q1 प्लस Q2 माइनस Q3, ठीक है। तो फ्लक्स कितना क्रॉस कर रहा है? चार्ज इनक्लोज निकल आया, तो फ्लक्स क्रॉसिंग थ्रू दिस सरफेस कितना आ जाएगा? चार्ज इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू चार्ज इनक्लोज इज इतना, दिस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये टोटल चार्ज इनक्लोज है, तो फ्लक्स क्रॉसिंग आ जाएगा Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इससे टोटल इतना फ्लक्स पास कर रहा है, इतना फ्लक्स पास कर रहा है। अगर ये फ्लक्स, अगर ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव कब आएगा? जब Q1 और Q2 का मैग्नीट्यूड Q3 से ज्यादा होगा,
ठीक है, Q1 प्लस Q2 Q3 से बड़ा होगा तो 5 प्लस आएगा। तो पॉजिटिव का मतलब ये हुआ कि फ्लक्स जो है इस सरफेस से क्या कर रहा है, लीव कर रहा है, बाहर को लीव कर रहा है। ठीक है, लीव करने का क्या मतलब हुआ कि नेट चार्ज इनक्लोज इनसाइड द सरफेस जो है वो कैसा है, पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव चार्ज इनक्लोज होगा, नेट इनक्लोज चार्ज अगर पॉजिटिव है तो फ्लक्स सरफेस से लीव कर रहा होगा, लीविंग फ्लक्स होगा। और अगर नेट इनक्लोजिंग चार्ज नेगेटिव है, अगर ये Q3 बड़ा हो इन दोनों के सम से, तो नेट इनक्लोजिंग चार्ज कितना आ जाएगा, नेगेटिव। जब नेट इनक्लोजिंग चार्ज नेगेटिव आएगा तो फ्लक्स क्रॉसिंग थ्रू द सरफेस जो होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। नेगेटिव फ्लक्स का मतलब कैसा फ्लक्स है, एंटरिंग फ्लक्स है। तब इस सरफेस में फ्लक्स जो है वो क्या कर रहा होगा, एंटर कर रहा होगा। ठीक है, तो एंटरिंग फ्लक्स का मतलब ये होता है कि नेट चार्ज इनक्लोज इनसाइड द सरफेस नेगेटिव है, और लीविंग फ्लक्स हमें ये बताता है कि नेट चार्ज इनक्लोज इनसाइड द सरफेस जो है वो कैसा है मेरे बच्चों, पॉजिटिव है। ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है, अगर हमारे पास ऐसी सिचुएशन है, अगर हमारे पास एक चार्ज ये है Q1 Q2 Q3 Q4, ठीक है, ये चार्ज कहाँ है, आउटसाइड द सरफेस। तो नेट चार्ज इनक्लोज इनसाइड द सरफेस कितना है, नेट चार्ज इनक्लोज जो है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 है। तो फ्लक्स क्रॉसिंग थ्रू द सरफेस जो है वो किसके ऊपर क्या कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो फ्लक्स क्रॉसिंग थ्रू द सरफेस, एक नोट लिखे हैं हम यहाँ पर, इसमें एक पॉइंट यहाँ लिखूं कि फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रॉसिंग थ्रू द सरफेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रॉसिंग थ्रू द सरफेस depends only on charge enclosed inside the surface. ठीक है, and does not depend upon outside charge, does not depend upon चार्ज आउटसाइड द सरफेस। तो जो चार्ज सरफेस के आउटसाइड है, सरफेस के बाहर जो चार्ज है, उसके ऊपर ये फ्लक्स डिपेंड नहीं करेगा। किस बात के ऊपर डिपेंड करेगा, ओनली ऑन चार्ज इनक्लोज। ठीक है, हाउएवर, एक बात ध्यान रखेंगे, हाउएवर इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी सरफेस के किसी भी पॉइंट पे एट द सरफेस is equal to due to inside and outside charges, inside and outside both the charges। ठीक है, सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, सरफेस के किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से होगी, अंदर वाले चार्ज की वजह से भी होगी, बाहर वाले चार्ज की वजह से भी होगी। लेकिन जो फ्लक्स क्रॉस कर रहा होगा सरफेस से, वो किस बात पे डिपेंड कर रहा होगा, ओनली ऑन चार्ज इनसाइड द सरफेस। बट फील्ड किस बात पे डिपेंड करेगी, इनसाइड चार्ज एंड आउटसाइड चार्ज दोनों पे डिपेंड करेगी। ये क्वेश्चन IIT एडवांस में काफ़ी पुराने ज़माने में 15 साल पहले, 10-15 साल पहले पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आज का हमारा डिस्कशन इसी गॉस लॉ पर है। क्लियर बच्चों, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के कैलकुलेशन के लिए या इस चैप्टर में 2 लॉज हैं, एक है कूलम्स लॉ और दूसरा क्या है, गॉस लॉ है। ठीक है, गॉस थ्योरम है। गॉस थ्योरम में अब आप ध्यान दें, हमने फ्लक्स का कैलकुलेशन, 2 फॉर्मूले अब हमारे पास फ्लक्स के कैलकुलेशन के आ चुके हैं। एक आ चुका है फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस, और दूसरा फॉर्मूला है फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, चार्ज इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दोनों से अगर हम फ्लक्स का पहला फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में हमें फ्लक्स का कैलकुलेशन देता है ई के टर्म में, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस, और दूसरा फॉर्मूला क्यू के टर्म में हमें फ्लक्स का कैलकुलेशन देता है, क्यू मीन्स चार्ज के टर्म में फ्लक्स का कैलकुलेशन देता है। तो 2 फॉर्मूले मेरे पास फ्लक्स के कैलकुलेशन के हैं। जब ये 2 फॉर्मूले हैं तो इन दोनों का यूज करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन कैसे होगा, एप्लीकेशन पे अब हम जाएं गॉस लॉ के,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कैलकुलेशन के लिए हम स्टेप देख लें यहाँ, स्टेप्स फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड यूजिंग गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम से पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप ये होगा हमारा कि कंसिडर या अज्यूम गॉसियन सरफेस। सबसे पहला क्या होगा, गॉसियन सरफेस सराउंडिंग गिवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सबर के साथ आप इस स्टेप्स को समझ लें। अब आपके पास 4-5 एप्लीकेशन आपके बोर्ड के एप्लीकेशन है, ठीक है, 4-5 एप्लीकेशन यहाँ गॉस लॉ से बोर्ड के लिए एप्लीकेशन है। उसके अलावा आपके कंपटीशन में वैरायटी ऑफ न्यूमेरिकल आते हैं। ये जो स्टेप्स मैं बता रहा हूँ, इन स्टेप्स को लगाकर आप कंपटीशन का कोई सा भी न्यूमेरिकल, नीट का हो, मेंस का हो, एडवांस का हो, और अपने बोर्ड का कोई सा भी डेरिवेशन आप इन स्टेप्स के थ्रू कर सकते हैं। इसलिए ध्यान से स्टेप्स को देख लें। क्या सबसे पहला क्या होगा, हमें चार्ज गिवन होगा, हमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन गिवन होगा। हमसे कहेगा लॉन्ग वायर से आर डिस्टेंस में फील्ड निकालो। ये कोई शीट है, उसके ऊपर चार्ज है, उससे फील्ड निकालो, या कंडक्टिंग स्फीयर से फील्ड निकालो, या कोई और सिचुएशन में हमसे फील्ड का कैलकुलेशन पूछेगा। तो फील्ड का कैलकुलेशन जब हमसे पूछ रहा होगा तो सबसे पहला काम हमारा फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए क्या है, सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस अज्यूम करेंगे। ठीक है, कैसी सरफेस, गॉसियन सरफेस। ये कैसी सरफेस होगी, क्लोज्ड सरफेस होगी। जो कौन अज्यूम कर रहा होगा, हम अज्यूम कर रहे होंगे। ठीक है, ये सरफेस किसी भी कैसी भी हो सकती है, चाहे तो हम जैसी सरफेस ले लें, किसी भी प्रकार की हो सकती है, किसी भी शेप की हो सकती है, किसी भी साइज की हो सकती है। ठीक है, ये गॉसियन सरफेस। लेकिन अगर हम केयरफुली, चूंकि हमारे पास दो फॉर्मूले हैं बच्चों फील्ड के कैलकुलेशन के लिए, एक है क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस और एक है चार्ज इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट तो ठीक है फॉर्मूला, ये तो किसी भी सरफेस पे लग जाएगा। इसमें सिर्फ हमें चार्ज इनक्लोज देखना है। ये जो मेरा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से मैं इन दोनों फॉर्मूले से अलग अलग फील्ड का कैलकुलेशन करूंगा, फ्लक्स का कैलकुलेशन करूंगा। दोनों कैलकुलेशन एक ही आएंगे। ये फॉर्मूला मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड के ई के टर्म में फील्ड देगा, ये फॉर्मूला मुझे क्यू के टर्म में फील्ड देगा। ये फॉर्मूला मुझे ई के टर्म में फ्लक्स देगा, ये फॉर्मूला मुझे क्यू के टर्म में फ्लक्स देगा। दोनों एक ही चीजें होंगी, दोनों को इक्वेट कराएंगे, ई यहां से निकल के आएगा। ठीक है, तो हमें ये अप्लाई करना पड़ेगा उस गॉसियन सरफेस के ऊपर, ये इंटीग्रल अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस इंटीग्रल, जब मुझे ये इंटीग्रल अप्लाई करना पड़ेगा तो हमारी कोशिश ऐसी हो कि हम ऐसी गॉसियन सरफेस लें कि जिस गॉसियन सरफेस के ऊपर ये इंटीग्रल मेरा इजीली सॉल्व हो जाए, आसानी से सॉल्व हो जाए। ठीक है, ये इंटीग्रल आसानी से कब सॉल्व होगा, अब जब आप देखें जरा ध्यान से, ये इंटीग्रल आसानी से सॉल्व तब होगा, ये पूरा का पूरा इंटीग्रल आसानी से सॉल्व तब होगा जब गॉसियन सरफेस पे ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये क्या है, एरिया वेक्टर है। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर। ठीक है, तो ये इंटीग्रल आसानी से तब सॉल्व होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल या तो 0 डिग्री हो या 90 डिग्री हो। ठीक, मान लो कि इलेक्ट्रिक इंटायर सरफेस का एरिया A1 प्लस A2 है, ये टोटल सरफेस एरिया है। ठीक है, जैसे ये सिलेंडर है, A1 मान लिया कर्ड सरफेस का एरिया, A2 मान लिया दोनों सर्कुलर फेसेस का एरिया। ठीक है, तो ऐसे इंटायर सरफेस बनी हुई है दो एरिया से, दो सर्कुलर फेसेस और एक कर्व्ड सरफेस। ठीक है, तो कुछ एरिया पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कुछ एरिया पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री है। 0 डिग्री होने का क्या मतलब, एरिया वेक्टर कहाँ एक्ट करता है, नॉर्मल के डायरेक्शन में एक्ट करता है। एरिया वेक्टर कहाँ एक्ट करता है बच्चों, नॉर्मल के डायरेक्शन में एक्ट करता है। ठीक है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री होने का मतलब इतने एरिया पे फील्ड नॉर्मल है, इतने एरिया पे फील्ड नॉर्मल है। अगर ये एरिया है A1 तो फील्ड की डायरेक्शन ये है, एरिया पे परपेंडिकुलर है फील्ड, तो एरिया वेक्टर भी यही है, फील्ड भी यही है। तो एंगल क्या आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का, 0 डिग्री। और बाकी रेस्ट ऑफ द एरिया पे फील्ड जो है वो क्या है, टेंजेंशियल है, टेंजेंशियल होगी फील्ड, तो एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। टेंजेंशियल होने का क्या मतलब कि फील्ड लाइंस ऐसे हैं, बाकी रेस्ट ऑफ द एरिया जो है A2, अगर ये रेस्ट ऑफ द एरिया A2 है, इस पे फील्ड लाइंस ऐसे हैं और एरिया वेक्टर ऐसे है, तो एरिया वेक्टर और फील्ड लाइंस के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, मतलब ये एक ऐसी सिचुएशन है, मान लो ये सिलेंड्रिकल सरफेस है,
मान लो ये गॉसियन, ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर है आपके सामने, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे हैं, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रही है इस सिलेंडर से, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा है, देख रहे हैं आप। तो ये आपका एरिया वेक्टर हो गया, यहाँ एरिया वेक्टर इधर ऐसे हो गया, यहाँ पे एरिया वेक्टर ये हो गया, यहाँ पे एरिया वेक्टर ये हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सर्कुलर फेसेस पे, ये जो दो सर्कुलर फेसेस हैं, इन दोनों सर्कुलर फेसेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे 0 डिग्री। और यहाँ पर कर्व्ड सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो फ्लक्स जो क्रॉस कर रहा है वो कहाँ से क्रॉस कर रहा है, ओनली थ्रू दीज टू सर्कुलर फेसेस। इन दो सर्कुलर फेसेस से फ्लक्स क्रॉस कर रहा है। ये कहने का मतलब है मेरा, मतलब कहने का ये बहुत ध्यान से सुने मेरी बात को, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, गॉसियन सरफेस हम ऐसी कंसीडर करेंगे जिसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या तो टेंजेंशियल हो या नॉर्मल हो। जैसे यहाँ सर्कुलर फेसेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मल हैं और कर्व्ड सरफेस पे फील्ड लाइंस कैसी हैं, टेंजेंशियल हैं। ऐसी सरफेस अज्यूम करूंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या तो सरफेस से 0 डिग्री का एंगल बना रही हूँ या 90 डिग्री का एंगल बना रही हूँ, ठीक है। जहाँ सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बना रही होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो एरिया वेक्टर भी 90 डिग्री पे होता है सरफेस पे, तो एरिया वेक्टर और फील्ड के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा। और जहाँ टेंजेंशियल होंगी वहाँ एरिया वेक्टर और फील्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो क्या होगा, ये तो 0 दे देगा मुझे ये टर्म, ठीक, ये टर्म 0 डिग्री दे देगा और ये टर्म 0 डिग्री दे देगा। ये बचा ये टर्म कांस्टेंट होना चाहिए, यानी जहाँ पे फील्ड लाइन टेंजेंशियल है यहाँ पे फील्ड की वैल्यू क्या हो, कांस्टेंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ds जो मैं करूँगा तो ये कितना आ जाएगा, फाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, EA1, ठीक है। ये है मेरा पहला स्टेप। यानी पहला स्टेप क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। पहला स्टेप क्या है कि गॉसियन सरफेस शुड बी ऐसी कि उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर आइदर टेंजेंशियल और नॉर्मल टू द सरफेस, ठीक है, कि गॉसियन सरफेस ऐसी कि उसके ऊपर ई लाइंस मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज आइदर नॉर्मल और टेंजेंशियल टू द सरफेस। साथ में ऐसी हो कि जहां पे फील्ड लाइंस नॉर्मल हैं, जहां पे फील्ड लाइंस नॉर्मल हैं वहां पे फील्ड का मैग्नीट्यूड जो है वो क्या हो, कांस्टेंट भी हो। तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होगा नहीं, वो बाहर चला आएगा, ठीक है। सिर्फ सरफेस इंटीग्रेट होगी और इसका इंटीग्रेशन A1 चला आएगा, EA1। मेरी बात को ध्यान से सुनते रहें, स्टेप में समझ में आएगी ये बात, ठीक है। क्या क्या कहा मैंने, आपने एक बात याद रखनी है, जो मैंने कहा उसको ध्यान रखना है कि गॉसियन सरफेस शुड बी सच दैट कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज टेंजेंशियल और नॉर्मल टू द सरफेस। पर्पस क्या है ऐसा होने का, ऐसा होने का पर्पस ये है कि जब हम ऐसी गॉसियन सरफेस लेंगे तो ये जो उस सरफेस पे ये सरफेस इंटीग्रल मेरा इजीली सॉल्व होके आएगा। दैट्स ऑल, बस इसलिए ऐसी लाइंस लेंगे हम, ये ऐसी सरफेस लेंगे कि गॉसियन सरफेस शुड बी सच दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज टेंजेंशियल और नॉर्मल टू द सरफेस। जैसे एग्जाम्पल लें हम, ये मैं मिटा रहा हूँ, ये फर्स्ट स्टेप है मेरा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब हम आगे बढ़ेंगे जब, तो हमसे कहेगा कि ये लॉन्ग वायर है, ये लॉन्ग वायर है, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन है, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, इससे r डिस्टेंस पे फील्ड निकालो। ये लॉन्ग वायर है, इससे r डिस्टेंस पे फील्ड निकालनी है।
अब गॉसियन सरफेस कैसी होगी, ये हमें जब ये पता हो कि किसी पर्टिकुलर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए, किसी पर्टिकुलर चार्ज के लिए फील्ड लाइंस कैसी होती हैं, फील्ड लाइंस के अकॉर्डिंग हम गॉसियन सरफेस ले रहे होंगे। अगर ये लॉन्ग वायर है तो इस लॉन्ग वायर से फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी निकलेंगी, रेडियल लाइंस निकलेंगी ऊपर से लेके नीचे तक। यहाँ पे पिन लगा दो, रेडियल पिन लगा दो, ऐसे रेडियल पिन लगा दो, ठीक है, ऊपर से लेके नीचे तक, ठीक है। तो अगर मैं इस वायर के लिए गॉसियन सरफेस अज्यूम करना चाहूँ तो गॉसियन सरफेस कैसी होगी, इस वायर के सराउंडिंग में ऐसी सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस होगी, ऐसी सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस होगी। अगर मैं L लेंथ के सिलेंडर में इस वायर को बंद कर दूं, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है बच्चों, मैंने इसको L लंबाई के सिलेंडर में बंद कर दिया, इन्फिनिटी को जा रहा वायर, दोनों एंड इन्फिनिटी को जा रहे हैं, तो क्या होगा कि फील्ड लाइन जो हैं, फील्ड लाइन रेडियल हैं इस वायर से, वायर ये है, ये वायर है, इस पे चार्ज है प्लस, मान ले प्लस 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 चार्ज चल रहा है इसके ऊपर, वायर के ऊपर चार्ज डेंसिटी लैम्डा दी हुई है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो ऐसे चलेंगी लाइंस, वायर पे ऐसे चलेंगी लाइंस, तो कैसी सरफेस होगी, सिलिंड्रिकल सरफेस लेंगे हम। क्यों लेंगे सिलिंड्रिकल सरफेस, क्योंकि इस सर्कुलर फेसेस पे अगर देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। तो यहाँ से कोई फ्लक्स पास नहीं करेगा, अगेन यहाँ से कोई फ्लक्स पास नहीं करेगा। और कर्व्ड सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री। कर्व सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री। तो फ्लक्स जो क्रॉस कर रहा है वो किससे क्रॉस कर रहा है, ओनली दिस सर्कुलर फेस, ठीक है। ये जो सरफेस है कर्व्ड सरफेस, यहाँ से फ्लक्स क्रॉस कर रहा होगा, ठीक है, सिर्फ इस कर्व्ड सरफेस से फ्लक्स क्रॉस कर रहा है। तो जब भी लॉन्ग वायर होगा तो गॉसियन सरफेस कैसी होगी, ऐसी होगी, सिलिंड्रिकल। क्लियर, 3 सिचुएशन मिलेंगे आपको। अगर ऐसे आपके पास शीट है, ऐसे शीट या स्फेयर है, मान लो स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का, ये स्फेयर है, स्फेयर पे चार्ज है, तो स्फेयर चार्ज स्फेयर कंडक्टिंग स्फेयर हो या नॉन कंडक्टिंग स्फेयर हो, कैसी फील्ड जनरेट करता है, रेडियल। ऐसी रेडियल फील्ड जनरेट होती है चार्ज से, स्फेरिकल चार्ज से। अगर ये कंडक्टर है तो ऐसी फील्ड लाइन जनरेट हो रही होंगी, रेडियल लाइन जनरेट हो रही होंगी। तो कैसी गॉसियन सरफेस लेंगे अगर इसके ऊपर चार्ज क्यू है, तो इस स्फेयर से अगर फील्ड निकालनी है तो ऐसी स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ले लो, ठीक है। तो स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा चार्ज का, तो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस होंगी। एट एवरी पॉइंट क्या होगा, फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा। क्लियर। तो हमें क्या करना है, ऐसी सरफेस लेनी है जिस पे फील्ड लाइंस या तो टेंजेंशियल हो या नॉर्मल हो। क्लियर। दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2 में, पहला स्टेप है हो गया हमारा, दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, दूसरे स्टेप में हम फाइंड चार्ज इनक्लोज्ड, फाइंड नेट चार्ज इनक्लोज इनसाइड गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस में नेट चार्ज इनक्लोज निकाल लेंगे। निकालने के बाद स्टेप नंबर 3 में हम क्या करेंगे, फाइंड फ्लक्स क्रॉसिंग थ्रू द गॉसियन सरफेस यूजिंग दिस फार्मूला। और ये क्या निकल के आएगा, E(A1) निकल के आएगा, जहां पे A1 क्या है, वो एरिया जिस एरिया पे फील्ड लाइन जो है क्या है, नॉर्मल है, ठीक है। तो E(A1) निकल के आएगा। इसका इंटीग्रल सॉल्व करके देखेंगे। स्टेप नंबर 4 में इसी फ्लक्स का कैलकुलेशन हम गॉस लॉ से करेंगे। गॉस लॉ से कैसे करेंगे, चार्ज इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चार्ज इनक्लोज यहाँ से जो निकाला उसको उठा के यहाँ रख देंगे, ये इक्वेशन 2 होगी। और स्टेप नंबर 5 में हम क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वेट करा देंगे। जब इन दोनों को इक्वेट कराएंगे तो E(A1) बराबर चार्ज इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या आ जाएगी, चार्ज इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट A1। तो आपको सिर्फ क्या करना है, अगर आप इसको याद कर लें कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, तो इतनी स्टेपिंग करने की जरूरत नहीं है। आपको डायरेक्टली गॉसियन सरफेस पे चार्ज इनक्लोज देखना है। चार्ज इनक्लोज देखने के बाद वो एरिया देखना है जिस एरिया से फील्ड लाइन जो है कैसे क्रॉस कर रही है, नॉर्मली क्रॉस कर रही है, उतने एरिया से डिवाइड कर देना है चार्ज इनक्लोज को, और एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर देना है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आएगा। यू कैन अप्लाई डायरेक्टली दिस फार्मूला फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। बोर्ड एग्जाम के लिए ये 5 स्टेप करने पड़ेंगे आपको, 1 by 1 ठीक है। जैसे एक सिंगल एक एक करके जो है, एक एक करके यहाँ से प्रॉब्लम लेता हूँ मैं। 2 लेक्चर में मेरा ये खत्म होगा। पहले मेरे बोर्ड का एप्लीकेशन आएंगे, फिर और जो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आएंगे इस पे। तो सबसे पहला है हमारे पास, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालें, सबसे पहले गॉस लॉ का इस्तेमाल करके ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज।
अगर पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो पॉइंट चार्ज के लिए, पॉइंट चार्ज हमें पता है रेडियल लाइंस देता है, तो सबसे पहला स्टेप गॉसियन सरफेस लूंगा, तो गॉसियन सरफेस कैसी हो जाएगी रेडियल लाइंस के लिए, स्फेरिकल। ये पॉइंट चार्ज क्यू है, इस पॉइंट चार्ज क्यू से मैंने आर डिस्टेंस में फील्ड निकालनी थी, तो मैंने आर रेडियस की स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ले ली। ठीक है, ये मैंने पॉइंट चार्ज क्यू से फील्ड निकालनी थी, क्या ले ली, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस हमने कंसिडर कर ली ऑफ रेडियस आर सच दैट पॉइंट चार्ज Q is placed at center। ठीक है, ये अज्यूम कर लिया। अगर मैं यहां पे देखूं तो यहां पे एरिया वेक्टर, इस सरफेस का एरिया वेक्टर यहां है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी यही है, तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री है। इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटपुट होती है, ऐसा हर एक पॉइंट के लिए है। यहाँ पे देखूं मैं तो यहाँ पे भी ऐसा ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री है। कहीं भी देख लूँ, इस पॉइंट पे देख लूँ तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और एरिया वेक्टर इधर है, रेडियली आउटवर्ड नॉर्मली एक्ट करता है। तो अगर मैं यहाँ पर क्लोज इंटीग्रल, पहला स्टेप हो गया हमारा क्या, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ले ली। दूसरा स्टेप क्या है, चार्ज इनक्लोज निकालना है, तो चार्ज इनक्लोज इनसाइड द गॉसियन सरफेस कितना है, Q, ये Q चार्ज इनक्लोज हो रहा है। तीसरे स्टेप में क्या करना है, फ्लक्स निकालना है यूजिंग क्लोज इंटीग्रल E डॉट ds। तो E डॉट ds लगाओगे तो E डॉट ds, तो एट एवरी पॉइंट ओवर द एंटायर सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो E ds cos 0 कितना हो गया, 1। और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एट एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस कांस्टेंट होगा, क्योंकि सरफेस के हर एक पॉइंट के डिस्टेंस सेंटर से एक ही है, r। ठीक है, तो पॉइंट मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये कांस्टेंट वैल्यू है फील्ड की, तो फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट बाहर आ गया। इंटीग्रल मार दिया यहाँ से कहाँ तक, 0 से 4 पाई आर स्क्वायर तक। तो फाई जो है वो कितना आ गया बच्चों, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर आ गया। इक्वेशन 1 हो गई। अब अगले स्टेप में क्या करना है, गॉस थ्योरम लगा के यही सेम फ्लक्स का कैलकुलेशन करना है। चार्ज इनक्लोज Q है, Q उठा के यहाँ रख देना है। जब Q उठा के यहाँ रखोगे तो आपका फ्लक्स जो है वो कितना आ जाएगा, फाई इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया। ठीक है, इसके बाद इक्वेट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो अगले स्टेप में जब आप इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 इक्वेट कराओगे तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। तो यही तो हमने निकाला है पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड का कैलकुलेशन, E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। तो गॉस लॉ लगा के हमने पॉइंट चार्ज की वजह से r डिस्टेंस में फील्ड निकाल ली। ठीक है, दूसरा कैलकुलेशन देखें। बस यही स्टेप लगाने हैं आपको, सिमिलरली यही स्टेप को फॉलो करते जाना है। दूसरे स्टेप में, दूसरे कैलकुलेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड सराउंडिंग एन इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर ऑफ चार्ज डेंसिटी लैम्डा। तो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के सराउंडिंग में हमने क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करना है। तो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर से फील्ड का कैलकुलेशन करने के लिए हमारे पास ये वायर है, इस पे चार्ज डेंसिटी लैम्डा गिवन है, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। मैंने बताया था फील्ड कैसी होती है, रेडियल होती है फील्ड। तो इसके लिए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस लूंगा, तो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस कैसी होगी, सिलिंड्रिकल। एक सिलेंडर कंसिडर कर लिया हमने, ऐसा एक सिलेंडर ले लिया। ये कितनी लेंथ का, L लेंथ का सिलेंडर ले लिया। ठीक है, ये L लेंथ का मैंने सिलेंडर ले लिया। ठीक, मैंने इस वायर से R डिस्टेंस पे फील्ड निकालनी है। सपोज वायर ये है, वायर एक्सिस पे रखा हुआ है इसके। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप हमारा ये हो गया, क्या ले लिया मैंने, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस सच दैट वायर इज प्लेस्ड along
इट्स एक्सीज, एल लेंथ का सिलेंडर ले लिया मैंने, ठीक है। तो दूसरे स्टेप में क्या करना है, चार्ज इनक्लोज निकालना है। तो चार्ज इनक्लोज कितना होगा, चार्ज इनक्लोज कितना होगा इसके अंदर कि इस वायर में कितनी लेंथ इनक्लोज, इस वायर की कितनी लेंथ इस सिलेंडर के अंदर है, कितनी लेंथ, जितनी सिलेंडर की लेंथ है, एल लेंथ है सिलेंडर की। सिलेंडर की लेंथ मैंने कितनी ली, एल, एल लंबाई का सिलेंडर लिया, सिलेंडर की लंबाई कितनी ली मैंने, एल लिया। तो ये एल लंबाई का सिलेंडर है, ठीक है। तो जब एल लंबाई का सिलेंडर है तो एल लेंथ ही इसकी इनक्लोज है इनसाइड द वायर। वायर तो इनफाइनाइटली लॉन्ग है, बट सिलेंडर के अंदर कितनी लेंथ है वायर की, ओनली एल। और चार्ज पर यूनिट लेंथ कितना है, लैम्डा। तो एल लंबाई में जो चार्ज होगा, कौन सा वाला चार्ज, सिर्फ अगर मैं उतना ही वायर दिखाऊं, बाकी तो वायर आउटसाइड है, ये वायर आउटसाइड है, सिर्फ ये वाला चार्ज, ये एल लंबाई वाला चार्ज जो है, सिर्फ ये चार्ज है इनसाइड द सिलेंडर। कितना हो जाएगा, लैम्डा चार्ज पर यूनिट लेंथ गिवन है, लैम्डा एल। चार्ज इनक्लोज निकल आया, ठीक। अब मैं यहां पर देखूं, यहां पर इस पॉइंट पे फील्ड कहाँ है, ऐसी है रेडियल, और एरिया वेक्टर कहाँ है, इधर डायरेक्शन में है। इस पॉइंट पे अगर देखूं, कर्व सरफेस पे एरिया वेक्टर देखूं, तो कर्व सरफेस पे एरिया वेक्टर ऐसे जाएगा रेडियल, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे ही जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, यहाँ 0 डिग्री। यहाँ पे देखूं तो एरिया वेक्टर ऊपर को जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगी। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। यहाँ पे देखूं इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगी, एरिया वेक्टर नीचे जाएगा, ठीक है। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो अब मैं दूसरे स्टेप में जब मैं फ्लक्स का कैलकुलेशन करूँगा, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस, तो ये इंटीग्रल मेरा दो सरफेस पे ब्रेक कर जाएगा। पहला कौन सा, पहला ई डी एस कॉस 0 डिग्री, कौन सी सरफेस, कर्व्ड सरफेस। एंटायर कर्व्ड सरफेस पे इंटीग्रल लेना है, प्लस ई डी एस कॉस 90 डिग्री। क्या लिख दूं मैं यहां पर, मैं यहां पे एक ही इंटीग्रल में दोनों सर्कुलर फेसेस लिख दूं, या अलग अलग भी कर सकता हूं कि टॉप सर्कुलर फेस ई डी एस कॉस 90 प्लस ई डी एस कॉस 90, बॉटम सर्कुलर फेस ऐसे भी लिख सकता हूं, या मैं डायरेक्टली लिख दूं बोथ सर्कुलर फेसेस। तो दोनों सर्कुलर फेसेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर जो है कितना एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है दोनों सर्कुलर फेसेस पे। तो सर्कुलर फेसेस से तो फ्लक्स क्रॉस नहीं कर रहा, तो फ्लक्स क्रॉस कर रहा है कहां से, ओनली फ्रॉम कर्व्ड सरफेस। तो ये तो 0 हो गया, cos 90 की वैल्यू 0। और यहां पर देखें कर्व सरफेस के हर एक पॉइंट की डिस्टेंस इस वायर से एक ही है, क्योंकि वायर अलोंग द एक्सिस रखा हुआ है। तो फील्ड का मैग्नीट्यूड ऑन टू द एंटायर कर्व सरफेस क्या है, कांस्टेंट है। और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होगा नहीं, ये बाहर आ जाएगा ई, और ये इंटीग्रल जो है छोटे छोटा ds जो है पूरा कर्व सरफेस एरिया, पूरा कर्व सरफेस एरिया कहां से कहां तक इंटीग्रेट कर दूंगा, 0 से 2 पाई RL, ठीक है। तो ये इंटीग्रल की वैल्यू जो है कितनी निकल के आएगी, यहां से हमारा ये इंटीग्रल कितना निकल के आएगा, फाई इज इक्वल टू ई इंटू 2 पाई RL। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1, ठीक है। पहला स्टेप गॉसियन सरफेस अज्यूम करी, दूसरा स्टेप चार्ज इनक्लोज निकाला, तीसरा स्टेप क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस से हमने फ्लक्स निकाला। चौथा स्टेप, नाउ फ्लक्स क्रॉसिंग थ्रू द गॉसियन सरफेस बाय यूजिंग गॉस थ्योरम, चार्ज इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चार्ज इनक्लोज की वैल्यू यहां से उठा के यहां डाल दो, कितनी आ गई, लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया इक्वेशन 2, ठीक है। दोनों कैलकुलेशन एक ही वैल्यूज हैं, दोनों एक ही चीज दे रहे हैं, दोनों के इक्वेट करा दो। इक्वेट लास्ट स्टेप में इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन को जब आप इक्वेट कराओगे तो आपका आंसर आएगा ई इंटू 2 पाई RL इज इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई इज इक्वल टू एल से एल कैंसिल हो गया ये, तो आपका आ गया लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है किसके प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है। यही सेम एक्सप्रेशन हमने कूलम्स लॉ में
जब वायर के लिए हमने फील्ड का कैलकुलेशन किया था कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस में, तो जब दोनों वायर्स के एंड को मैं इन्फिनिटी पे ले गया था, अल्फा और बीटा 90 डिग्री हो गए थे, θ1 θ2 90 डिग्री हो गए थे, तो यही ई परपेंडिकुलर निकल के आया था हमारा 1 लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। वहाँ पे देखेंगे सेम एक्सप्रेशन, ठीक है। गॉस लॉ से यहीं पर यही सिचुएशन हमें करनी होती है इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के लिए। क्लियर, ठीक है। तो ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का मतलब अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे ई और आर में, तो हमारा ग्राफ कैसा आएगा ई और आर के लिए, तो ई और आर के लिए हमारा ग्राफ ऐसा आएगा बच्चों, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। ऐसा ग्राफ मिलेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्लियर, तो ये हमारा सेकंड एप्लीकेशन था। नेक्स्ट देखें, थर्ड केस देखें। इलेक्ट्रिक फील्ड surrounding an infinitely long thin sheet of uniform charge density sigma, सिग्मा मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। थिन शीट का मतलब कैसी शीट, ऐसी शीट जिसकी थिकनेस जीरो है, जीरो थिकनेस का शीट, ठीक है, एक सिंगल लेयर में चार्ज है। तो थिन शीट के लिए हमने यहाँ पर क्या करना है, फील्ड का कैलकुलेशन करना है। तो अगर हम थिन शीट को देखेंगे तो थिन शीट हमारी कैसी फील्ड जनरेट करती है, थिन शीट से यूनिफॉर्म फील्ड जनरेट होता है, ठीक है। यूनिफॉर्म फील्ड कैसे जनरेट होती है थिन शीट से, अगर मेरे पास ये थिन शीट है, मान लो चार्ज की एक सिंगल लेयर मैंने यहाँ दिखा दी, ये थिन शीट है, चार्ज डेंसिटी इसकी गिवन है हमें सिग्मा, सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो हमने इस शीट से फील्ड का कैलकुलेशन करना है। फील्ड लाइंस कैसी होंगी शीट से, ऐसी फील्ड लाइंस होंगी दोनों तरफ, ऐसी फील्ड लाइंस, पैरेलल और इक्वी स्पेस लाइंस, ठीक है। अगर ये मेरे पास शीट है, मान लो ये शीट है, इसकी चार्ज डेंसिटी गिवन है प्लस सिग्मा, ठीक है, ऐसे परपेंडिकुलर रखी हुई बोर्ड के, जैसे मेरी हथेली है, तो ऐसे फील्ड लाइंस होती हैं शीट के लिए। ऐसे मतलब कैसी, यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस, यूनिफॉर्म फील्ड को ये जनरेट कर रही होती है। तो अगर मुझे गॉसियन सरफेस लेनी है तो गॉसियन सरफेस कैसी होगी, अगर ये मेरी हथेली शीट है तो गॉसियन सरफेस हम या तो ऐसी ले सकते हैं, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, आर पार क्रॉस होता हुआ सिलेंडर ले लो दोनों तरफ, ऐसे ऐसे सिलेंडर ले सकता हूँ मैं ये, ठीक है, या पैरेलल पाइप ले सकता हूँ। ये सर्कुलर है ना, ये इसका सेक्शन सर्कुलर है, ठीक है। अगर ये सेक्शन रेक्टेंगुलर हो जाए तो ये पैरेलल पाइप हो जाएगा। पैरेलल पाइप का मतलब जैसे बीम होती है आपकी, ठीक है, एनसीईआरटी में उसने पैरेलल पाइप लिया हुआ है, बीम ली हुई है, तो वो भी ले सकते हैं, सिलिंड्रिकल सरफेस भी ले सकते हैं, ऐसी सरफेस भी ले सकते हैं। तो मैं सिलिंड्रिकल सरफेस ले रहा हूँ, है, इसको ड्रॉ करना आसान है। अगर मैं यहाँ पर गॉसियन सरफेस ले लूँ तो इसके लिए जो गॉसियन सरफेस होगी, इसके लिए अगर मैं गॉसियन सरफेस ड्रॉ करूँ तो ऐसी होगी गॉसियन सरफेस बच्चों। मैंने क्या किया, इस शीट को क्रॉस करता हुआ, परपेंडिकुलर क्रॉस करता हुआ सिलेंडर ले लिया, ठीक है। जब सिलेंडर ले लिया मैंने क्रॉस करता हुआ, तो इस शीट के अंदर अगर मैं चार्ज इनक्लोज देखूं तो चार्ज इनक्लोज कितना है, सिर्फ इतना सर्कुलर एरिया, इतना सर्कुलर एरिया, इतना एरिया इस शीट से पास कर रहा है।
ठीक है, इतना सर्कुलर एरिया पास कर रहा है। तो ये वाला जो चार्ज है, रेड जो एरिया में जो चार्ज है, रेड वाले एरिया में जो चार्ज है वो है चार्ज इनक्लोज इनसाइड दिस सिलेंडर। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखूं इसके ऊपर, क्योंकि फील्ड यूनिफॉर्म फील्ड को जनरेट करती है, तो ये फील्ड लाइंस हैं, ये फील्ड लाइंस हैं, इधर को फील्ड लाइंस ऐसे होंगी, ये फील्ड लाइंस हैं। और अगर हम एरिया वेक्टर देखें शीट के ऊपर, तो यहाँ पे इस सर्कुलर पोर्शन पे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इधर होगी ds, इस वाले सर्कुलर फेस पे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इधर होगी ds, यहाँ पे कर्व्ड सरफेस पे एरिया वेक्टर ऐसे होगा ds, इधर ये होगा ds, ये है ds एरिया वेक्टर, ये ds एरिया वेक्टर है। तो अगर हम देखें तो जो फ्लक्स क्रॉस कर रहा है, तो जो कर्व्ड सरफेस है हमारी, इस कर्व्ड सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टेंजेंशियल हैं, दोनों तरफ होगी फील्ड लाइंस, पॉजिटिव चार्ज इधर भी जनरेट करेगा, फील्ड इधर भी जनरेट करेगा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज से फील्ड होती है अवे फ्रॉम द चार्ज। अगर ये चार्ज डेंसिटी नेगेटिव हो, इस पे नेगेटिव चार्ज हो, तो फील्ड डायरेक्शन इनवर्ड हो जाएगी, टुवर्ड्स द शीट हो जाएगी, बस इतनी सी बात होगी। ठीक है, बाहर न इधर को ना जाके टुवर्ड्स द शीट होगी फील्ड की डायरेक्शन। तो कर्व्ड सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। और सर्कुलर फेसेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री है। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, यहाँ 0 डिग्री है। तो जहाँ फ्लक्स जो क्रॉस कर रहा है वो कहाँ से क्रॉस कर रहा है, ओनली थ्रू दीज टू सर्कुलर फेसेस। ठीक, अब आप इस सर्कुलर फेसेस का या तो एरिया ले लो या रेडियस ले लो, आपकी मर्जी। मान लो मैं एरिया ले लेता हूँ डायरेक्टली। अगर ये सर्कुलर फेस का एरिया, ये वाले सर्कुलर फेस का एरिया a है, और ये सब एरिया, दोनों एरिया a मैंने ले लिए। तो हमने सबसे पहले क्या कंसिडर करा, हमने सबसे पहले ये जो है गॉसियन सरफेस ले ली। कंसिडर सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस, सिलिंड्रिकल Gaussian surface of circular face area A crossing through the sheet normally। ठीक है, क्रॉसिंग थ्रू द शीट। क्लियर। दूसरा स्टेप क्या है, चार्ज इनक्लोज निकालना है। तो चार्ज इनक्लोज निकालने के लिए हमारे पास कितना चार्ज इनक्लोज हो रहा है, इस गॉसियन सरफेस के अंदर जितनी शीट है उस शीट पे जो चार्ज है वो चार्ज इनक्लोज है। ये बाई ये वाला चार्ज तो आउटसाइड है, तो आउटसाइड चार्ज से मतलब नहीं है। फ्लक्स जो डिपेंड करता है वो किस बात के ऊपर डिपेंड करता है, ओनली ऑन चार्ज इनक्लोज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस कौन ली है मैंने, ये सिलेंडर लिया है। तो इस सिलेंडर के अंदर जो इनक्लोज चार्ज है उससे मुझे मतलब है बस। कितना चार्ज इनक्लोज है, जितनी शीट इसके अंदर बंद हो रही है। कितनी शीट बंद हो रही है, जितना इसका सर्कुलर एरिया है उतना एरिया शीट का इसके अंदर से पास कर रहा होगा। ठीक है, कितना एरिया पास कर रहा है, ए। मैंने सर्कुलर फेस एरिया ए लिया है। सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी की मैंने, सिग्मा। तो चार्ज इनक्लोज जो होगा वो कितना होगा, सिग्मा इंटू ए। चार्ज पर यूनिट एरिया गिवन है आपका, ए is that area of the sheet which is into this Gaussian surface। ठीक है, तो हमारे पास ये चार्ज इनक्लोज निकल आया कितना बच्चों, सिग्मा है। नाउ द सेकंड स्टेप इज, थर्ड स्टेप इज, अब मुझे फ्लक्स का कैलकुलेशन करना है। क्या यूज करके, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस लगा के। ठीक है, जब मैं क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस लगाऊंगा तो अगेन ये इंटीग्रल मेरा दो पार्ट में ब्रेक कर जाएगा। एक क्या, ई डी एस कॉस 0 डिग्री, कहां पे 0, बोथ सर्कुलर फेसेस, दोनों को मैं एक ही इंटीग्रल में ले लिया, प्लस ई डी एस कॉस 90 डिग्री। ये क्या, कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर। ठीक है,
तो अगर आप इसे लेफ्ट राइट दोनों सर्कुलर फेस, इसको भी तोड़ सकते हैं, दो इंटीग्रल में तोड़ सकते हैं चाहे तो, इसको दो इंटीग्रल में तोड़ सकते हैं, ई कांस्टेंट बाहर रख लो, ds आप ऐसे लिख सकते हो, लेफ्ट सर्कुलर फेस प्लस ई ds राइट सर्कुलर फेस, दो पार्ट में तोड़ दो चाहे तो, ठीक है। लेफ्ट सर्कुलर फेस राइट सर्कुलर फेस, ये 0 हो गया। इसका इंटीग्रल कितना आ गया, ई ए प्लस ई ए, तो फाई जो आ गया, अरे ये ई ए, ये इंटीग्रल की वैल्यू ए आ जाएगी ना, 0 से ए तक इंटीग्रेट करोगे, इसकी भी ई ए, तो ई ए प्लस ई ए, तो आंसर इज 2e है। अगर रेडियस लोगे तो पाई आर स्क्वायर डाल दोगे, एक ही बात है। तो डायरेक्ट एरिया ले रहा हूं मैं, कैंसिल हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर या एरिया दोनों कैंसिल हो जाना है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, फ्लक्स निकालना है, चार्ज इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट करके। चार्ज इनक्लोज कितना निकाला है आपने, सिग्मा ए। इस सिग्मा ए को उठा के यहाँ रख दो, जब सिग्मा ए को उठा के यहाँ रखोगे तो ये कितना आएगा, सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन 2। अगले स्टेप में इक्वेट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। जब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को यहाँ से कितना है 2e a, यहाँ से कितना है सिग्मा a अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो a से a कैंसिल हो गया, e इज इक्वल टू आ गया कितना, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ऑब्वियसली ये किससे इंडिपेंडेंट है, डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट है, r से इंडिपेंडेंट है, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द शीट। independent of distance from sheet, so is uniform। तो यूनिफॉर्म फील्ड है ये, ठीक है बच्चों। कितनी है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर हमारे पास थिन शीट ना हो के कंडक्टिंग शीट हो, कंडक्टिंग चलो कंडक्टिंग शीट का केस न्यूमेरिकल में बताऊंगा, ठीक है, कर सकते हैं चाहे तो। कंडक्टिंग शीट बता देता हूं, कंडक्टिंग शीट हो मेरे पास, तो अगर कंडक्टिंग शीट है तो कंडक्टिंग शीट में क्या होगा, कंडक्टर के केस में चार्ज डिसाइड करता है सरफेस पे, इसी पे अगर मैं कर दूं ऑन योर आउटर सरफेस, ठीक है। आपका जब भी शीट का केस आए, आपको थिन शीट का केस लेना है, हमेशा ये वाला केस लेना, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर कंडक्टिंग शीट है, ये कंडक्टिंग शीट है, तो चार्ज रिसाइड करेगा सरफेस पे, ठीक है। इसके एज इफेक्ट को नेग्लेक्ट करना होता है, जब एज इफेक्ट को नेग्लेक्ट करना होता है तो सरफेस पे चार्ज डिसाइड करेगा। तो दो सरफेस, ये कंडक्टर है, तो कंडक्टर में ये कंडक्टर है, तो कंडक्टर की दो सरफेस, एक इधर और एक इधर, यहाँ भी चार्ज होगा, इस फेस पे भी चार्ज होगा, इस फेस पे भी चार्ज होगा। कंडक्टर के केस में कभी भी वॉल्यूम में चार्ज नहीं जाता, याद रखें, कहाँ जाता है, ओनली ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। तो जब आप एक सरफेस इधर एक सरफेस इधर, चार्ज यहाँ भी चार्ज यहाँ भी। इससे पहले हमारी जो थिन शीट होने का मतलब चार्ज की सिंगल लेयर थी ओनली, ठीक है, चार्ज की सिंगल लेयर थी। यहाँ पे अब अगर कंडक्टिंग शीट हो गई तो दिस मीन्स दैट दो लेयर हो गई चार्ज की, एक इधर लेयर और एक इधर लेयर। जब सिलेंडर को क्रॉस कराएंगे तो ए एरिया में यहाँ पे इनक्लोज होगा चार्ज और ए एरिया में यहाँ पे इनक्लोज होगा चार्ज, दोनों तरफ इनक्लोज होगा चार्ज, ठीक। तो सब कुछ यही रहेगा, चार्ज इनक्लोज जो है यहाँ पे, क्योंकि टोटल चार्ज इनक्लोज ए इधर, ए एरिया इधर और ए एरिया पीछे, ए एरिया दूसरी साइड, तो टोटल चार्ज इनक्लोज ट्वाइस ऑफ सिग्मा एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ सिग्मा ए हो जाएगा। फील्ड का कैलकुलेशन यही रहेगा, फ्लक्स ऐसे ही पास कर रहा होगा दोनों तरफ से, ओनली सर्कुलर फेसेस से, ये ऐसा ही आएगा एज इट इज, बिल्कुल यहां तक ये सही रहेगा। पर चार्ज इनक्लोज जब 2 सिग्मा ए हो गया तो यहां पर इसकी वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी आपको, 2 सिग्मा ए, ठीक है। यहां पर 2 सिग्मा ए, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कैंसिल हुआ है बच के, ये आपका फील्ड आएगी कितनी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है बच्चों। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नियर द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर के लिए फील्ड, कंडक्टिंग शीट के लिए फील्ड जो होगी वो कितनी होगी, सिग्मा अपॉन
एप्सिलॉन नॉट होगी, और थिन शीट के लिए कितनी होगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगी। क्लियर? ये कंडक्टिंग शीट का केस है। आपके पास जो आएगा एप्लीकेशन में वो कौन सा केस आएगा, थिन शीट वाला केस आएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। कंडक्टिंग वाला केस ही मैंने यहाँ डिस्कस कर लिया, ठीक है। उसी थिन वाले केस से कंडक्टिंग वाला केस भी सॉल्व हो जाता है। मिटा रहा हूं, है तो हमारी क्या आई फील्ड बच्चों, हमारी फील्ड क्या आई निकल के देखें जरा। अगर हमारे पास ये शीट है, कैसे पता लगेगा ये शीट है या वायर है, इसकी डेंसिटी देखकर। अगर इस पे लैम्डा गिवन है, लैम्डा, तो ये एक सिंगल वायर है। अगर सिग्मा लिखा हुआ है इस पे प्लस सिग्मा, तो इसका मतलब ये शीट है। कैसे रखी हुई, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड, ऐसे रखी हुई है, ठीक है। इस डेंसिटी को देख के पता लगेगा। तो फील्ड लाइंस कैसी होंगी इससे, अगर ये प्लस सिग्मा है तो ऐसी यूनिफॉर्म लाइंस होंगी, ऐसा डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट होगी, फील्ड सेम होगी, ऐसी फील्ड को ही जनरेट करेगी बोथ साइड्स। तो आपकी ऐसी फील्ड आएंगी, ठीक है। और अगर हमारे पास शीट डेंसिटी ये है माइनस सिग्मा है, तो फील्ड कहाँ होगी, टूवर्ड्स द शीट। अगेन सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ही होगी। माइनस होने की वजह से फील्ड की डायरेक्शन बदल के कहाँ चली आएगी, टूवर्ड्स द शीट चली आएगी, ठीक है। अब अगर हम एक क्वेश्चन देख लें यहाँ पर, मान लो एक शीट ये है, एक शीट ये है, इसकी चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा है, इसकी चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा है। ये 3 रीजन है, रीजन 1, रीजन 2 एंड रीजन 3, ठीक है। कह रहा फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 1, 2 एंड 3। रीजन 1, 2, 3 में हमें क्या करना है, फील्ड का कैलकुलेशन करना है। सबसे पहले मैं इस रीजन में देखूं, इस रीजन में प्लस सिग्मा की वजह से फील्ड कहाँ आएगी, इस रीजन में, इधर अवे फ्रॉम द शीट, शीट से दूर चलेंगे, कितनी आएगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और माइनस सिग्मा की वजह से कितनी आएगी फील्ड, टूवर्ड्स द शीट, माइनस की वजह से टूवर्ड्स, ठीक है। तो कितनी आएगी, अगेन सिग्मा अपॉन, दोनों की चार्ज डेंसिटी सेम है ना, अगेन सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों फील्ड कैलकुलेट कैंसिल कर देंगे, तो रीजन 1 में जो फील्ड है वो क्या है, 0 है, ठीक है। रीजन 3 में आऊँ, प्लस सिग्मा की वजह से यहाँ पे क्या होगी फील्ड, प्लस से दूर चलना है, यानी उधर जाएगी फील्ड, कितनी जाएगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट होती है। माइनस सिग्मा की वजह से इस पॉइंट में फील्ड कितनी आएगी, टूवर्ड्स द प्लेट आएगी फील्ड, डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट होती है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों कैंसिल आउट कर देंगे। तो रीजन 3 में अगेन फील्ड कितनी है, 0, ठीक है। रीजन 2 में देखूँ, यानी इन बिटवीन द प्लेट अगर मैं देखूंगा, तो इन बिटवीन द प्लेट प्लस सिग्मा की वजह से फील्ड किधर आएगी, इधर आएगी। ये कैपेसिटर है, ठीक है। इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस अगर है कैपेसिटर के आमने सामने वाली प्लेट पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होती है, ओनली इन बिटवीन द प्लेट। आउटसाइड द प्लेट फील्ड क्या होती है, 0। बिटवीन द प्लेट फील्ड होती है यहाँ पर, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली इस रीजन में फील्ड है। देखें, प्लस सिग्मा की वजह से आएगी इधर को, अवे फ्रॉम द चार्ज, और माइनस सिग्मा की वजह से आएगी टुवर्ड्स द चार्ज, टुवर्ड्स द चार्ज। ये कितनी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये कितनी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड कहाँ होती है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कितना हो गया, सिग्मा अपॉन 2 मिलके सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो रीजन 2 में फील्ड है, ओनली इन बिटवीन द प्लेट है फील्ड, कितनी है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा था बीच में, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, जो कि अभी हम सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे, सेकंड चैप्टर हमारा आने जा रहा है, अब ये लास्ट डिस्कशन है हमारा। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड, इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड कहाँ होती है, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, ओनली इन बिटवीन द प्लेट। तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड रीजन है वो सिर्फ यहाँ है, ठीक है। यहाँ बिटवीन द प्लेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड हो रही है, यहाँ आउटसाइड रीजन में इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड नहीं हो रही, सिर्फ यहाँ पर है हमारा फील्ड,
ठीक है। कैपेसिटर में इसको डिस्कशन देखेंगे हम डिटेल में, अभी फिलहाल फील्ड देख रहे हैं ओनली, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लें, जैसे ये IIT एडवांस में क्वेश्चन आया था, बहुत आसान सा, कि ये हमें z एक्सिस गिवन है और XY प्लेन के पैरेलल ये 3 शीट थी। ये कुछ प्लस सिग्मा, ये प्लस सिग्मा और ये -2 सिग्मा, 3 शीट हैं, 1 2 3 XY प्लेन के पैरेलल रखी हुई है, ठीक है, यानी z एक्सिस के परपेंडिकुलर रखी हुई है तीनों शीट। और यहाँ पर कहीं इस पॉइंट पे दिया हुआ मुझे पॉइंट P, क्वेश्चन था फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट P। इस पॉइंट पे फील्ड निकालनी है हमें, इन तीनों शीट की वजह से इस पॉइंट पे फील्ड निकालनी है। ऑप्शन अगर मैं आपको दूं तो ऑप्शन ये थे, देखें, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के कैप, 2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के कैप, माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के कैप, एंड द लास्ट ऑप्शन था -2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के कैप। 5 सेकंड में वीडियो पॉज करके अगर कर लें आप जल्दी से, खुद से हट से, मुझे बताने की ज़रूरत ना पड़े, बहुत अच्छा। तो आ जाते हैं, जो लोग करना चाहें वीडियो पॉज करके कर लें। प्लस सिग्मा की वजह से देखें कहाँ आएगी, यहाँ पे फील्ड, इस पॉइंट पे फील्ड कहाँ आएगी, प्लस सिग्मा की वजह से अवे फ्रॉम द चार्ज, ठीक है, नीचे को अवे चलना है, चार्ज से दूर चलना है। कितनी आएगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट क्या माइनस के कैप। अवे मतलब ये पॉजिटिव z डायरेक्शन है, नेगेटिव z डायरेक्शन में। इस प्लस सिग्मा की वजह से कहाँ आएगी, वो भी नीचे को आएगी। कितनी आएगी, प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, अगेन कितनी, वही माइनस के कैप। और इस -2 सिग्मा की वजह से कहाँ आएगी, इस पॉइंट पे माइनस की वजह से फील्ड कहाँ होती है बच्चों, कहाँ होती है, माइनस की तरफ को, चार्ज की तरफ को, तो टुवर्ड्स द चार्ज आएगी अगेन। तो टुवर्ड्स द चार्ज मतलब नीचे को आएगी, तो नीचे को आने का क्या मतलब हुआ, +2 सिग्मा अपॉन, माइनस साइन नहीं लेना है यहाँ चार्ज का, इसका माइनस साइन नहीं लेना है, प्लस साइन ही लेना है। क्या करना है, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग के कैप माइनस के कैप लगाना है, ठीक है, माइनस के कैप, ये हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। माइनस के कैप के डायरेक्शन में आया तो कितना आ गया, -4 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के कैप। तो आंसर इज -2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के कैप। तो डी इज द ऑप्शन। क्लियर। चलिए बच्चों, ये हमारा एप्लीकेशन है, 2 एप्लीकेशन और बच रहे हैं हमारे स्फीयर के, एक कंडक्टिंग स्फीयर, एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का। इन 2 एप्लीकेशन को हम अगली क्लास में करेंगे।